मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ फैमिली, परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत। और आज हम बात करते हैं तो सबसे वैसे तो बहुत सारी सिद्धांत या थ्योरीज दी गई हैं, बट सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर क्लासिकल थ्योरी या शास्त्रीय सिद्धांत। यहाँ जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्लासिकल थ्योरी। इसके मेन प्रोपाउंडर्स जो हैं वह है प्लेटो एंड अरस्तु या एरिस्टोटल, इसके मेन प्रोपाउंडर हैं। और इस सिद्धांत में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो विचार जो परिवार को लेके हैं वो है पितृसत्तात्मक। प्राचीन ग्रीक, रोमन, यहूदी समाज के इतिहास के अध्ययन से हमें इस बात के तथ्य या प्रमाण मिले हैं कि परिवार जो है प्रारंभिक अवस्था में पितृसत्तात्मक परिवार था। 1861 में सर हेनरी मैन ने इस सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और बताया कि दुनिया की सभी प्राचीन सभ्यताएं का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर वे पहुँचे कि परिवार का आदिम रूप पितृसत्तात्मक ही था। ये परिवार पितृस्थानीय और पितृवंशीय थे। इसका सबसे उत्तम उदाहरण भारत है। सर हेनरी मैन के अनुसार मात्र सत्तात्मक परिवार के जन्म के बाद की बात है, जो आर्थिक दशाओं और स्त्रियों की स्थिति परिवर्तन के फलस्वरूप संभव हुआ। आधुनिक अनुसंधान, हालांकि इस सिद्धांत की पुष्टि जो है आधुनिक अनुसंधान से नहीं होती है, दुनिया के विभिन्न आदिम समाजों के अध्ययन से ये स्पष्ट पता चलता है कि पितृसत्तात्मक परिवार सब जगह नहीं पाए जाते हैं। ये इस सिद्धांत का क्रिटिसिज्म है, आलोचना है। वास्तव में इन सिद्धांतों को दुनिया के विभिन्न भागों में बसे हुए समाजों के विषय में कोई प्रत्यक्ष ज्ञान न था और उनका सिद्धांत बहुत कुछ कल्पना पर आधारित था। और इसके कारण तथ्य, चूँकि ना तो तथ्य थे इसलिए और ना ये तथ्य युक्त थे, इसलिए निर्भर योग्य इस सिद्धांत पर इतना निर्भर नहीं रहा जा सकता है। दूसरा जो सिद्धांत है वह है थ्योरी ऑफ सेक्स कम्युनिज्म, यौन साम्यवाद का सिद्धांत। देखिए, मैंने आपको फर्स्ट ईयर में जब परिवार के उत्पत्ति के बारे में सेकंड पेपर जो था हमारा इंडियन सोसाइटी, उसमें मैं आपको परिवार के बारे में बताया था आपको। और मैंने ये कहा था ओरिजिन ऑफ फैमिली का, मैंने कहा जब ये अगर हम रेशनली थोड़ा सोचें तो किस प्रकार परिवार और विवाह जैसी संस्थाएं हमारे सामने आई। इनिशियली स्टेज पे यौन साम्यवाद जैसा व्यवस्था जो है समाज में रही होगी। इसके मेन प्रोपाउंडर्स है वह है मॉर्गन एंड फ्रेजर।
इसके बाद ब्रिफॉल्ट भी रहे हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ब्रिफॉल्ट ने, द मदर। इनके अनुसार मानव समाज के प्रारंभिक स्तर पर परिवार या विवाह नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उस समय तो केवल एक प्रकार का पशुओं जैसा अनियमित यौन साम्यवाद था। ये सिद्धांत इस विचार से सहमत नहीं है कि परिवार किसी न किसी रूप में संस्कृति विकास के सभी स्तरों में पाया जाता है। इसके अनुसार मानव समाज व संस्कृति के प्रारंभिक काल में परिवार नहीं था। यह तो सामाजिक विकास के कुछ स्तरों से उत्पन्न हुआ है। मॉर्गन ने अपने इस सिद्धांत की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए आदिम समाजों में पाई जाने वाली यौन संबंधी छूट या जो इंडिपेंडेंस जो थी उसके बहुत सारे उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए। कुछ आदिवासियों में त्योहार पर किसी के साथ यौन संबंध स्थापित करने की स्वतंत्रता होती है। कुछ जनजातियों में पति पत्नी की अदला बदली होती है। कहीं कहीं अतिथि सत्कार हेतु पत्नियां तक भेंट की जाती है। भारतीय जनजाति के अध्ययन से भी इस प्रकार के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि उनमें यौन संबंधी नियंत्रण अति न्यून मात्रा में था। जैसे अगर एग्जाम्पल हम दें तो बस्तर में मुखिया जो गोंडा के गांव में अविवाहित लड़के और लड़कियां बिना किसी रोकथाम के गांव के बाहर रात में एक मकान में रहते हैं जहाँ यौन संबंध स्थापित करने की काफ़ी स्वतंत्रता होती है। वहाँ अनेक जहाँ पर जिस गांव में जो वहाँ रहते हैं वहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार अपना जीवन साथी या अपना साथी चुनता है और यौन संबंध की तब तक स्वतंत्रता रहती है जब तक वह लड़की गर्भवती नहीं हो जाती है। इस प्रकार जो एक प्रॉमिस्क्यूटी होती है, कामाचार होती है, कुछ प्रमाण हिंदुओं के प्राचीन ग्रंथों में भी जो है हमें मिलते हैं, विशेषतः महाभारत में। जैसे कहा गया है कि पूर्व के काल में स्त्रियां खुली अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे वहाँ जाने वाली और स्वतंत्र किसी बंधन से या पति से रुकी हुई थी। वे कुमारी दशा में अपने पुरुषों के पास जाया करती थी। ऐसा करना अधर्म नहीं था क्योंकि उस समय यही परिपाटी थी और इस प्रकार कर्ण पर्व में कर्ण द्वारा जो मध्य देश की स्त्रियों का वर्णन है, वहाँ सब नारियां अपनी इच्छा से पुरुषों से मिलती थी। मध्य देश की स्त्रियां शराब में मस्त होकर कपड़े फेंक कर नाचती थी इत्यादि। तो हम ये देखते हैं कि एक तरह का यौन साम्यवाद जो वहाँ था और कोई भी किसी के साथ यौन संबंध स्थापित कर लेता था। तो जो प्रमाण हमने अभी जिस एग्जाम्पल्स की हमने चर्चा करी, वहाँ ये सिद्धांत तर्कसंगत और मानव शास्त्रीय प्रमाण युक्त और ऐतिहासिक सत्य प्रतीत नहीं होते हैं। उक्त सिद्धांत को गलत प्रमाणित करने के लिए अनेक मानव शास्त्री ने अनेक प्रमाण एकत्रित किए। उनका ये कहना है कि मनुष्य समाज की बात तो दूर, उन्नत पशु समाज भी यौन साम्यवाद नहीं मिलता। त्योहारों पर यौन संबंध स्थापित करने को स्वतंत्रता या धर्म पालन हेतु पत्नियों की भेंट यौन साम्यवाद को प्रमाणित नहीं करती है। इन अवस्थाओं में यौन संबंधी स्वतंत्रता एक विशेष स्वतंत्रता है, न कि सामान्य स्वतंत्रता। इन विशेष स्वतंत्रता के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि यौन साम्यवाद कभी सामान्य या स्थायी रीति कभी रहा होगा या ऐसा कभी सिस्टम वहाँ पर रहा होगा। यहाँ तक कि अगर हम बात करें ब्राज़ील की काइगन, साइबेरिया की चचकी और ऑस्ट्रेलिया की
डेयरी जनजाति में समूह विवाह की प्रथा पाई जाती है, और में भी इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि वहाँ कभी यौन साम्यवाद की स्थिति रही थी। इस प्रकार निचले हिमालय की जनजातियों में एक प्रकार का समूह विवाह की प्रथा विद्यमान है, जिसके अनुसार कई भाई मिलकर अनेक स्त्रियों से विवाह करते हैं और किसी भी भाई का किसी भी पत्नी विशेष पर कोई अधिकार नहीं होता था। इससे यौन साम्यवाद का विद्यमान होना प्रमाणित नहीं होता है। ये एक प्रकार का वहाँ जनजातीय व्यवस्था थी जो कि काफ़ी प्रचलित थी। अब हम बात करते हैं तीसरा सिद्धांत, जिसको हम एवोल्यूशनरी थ्योरी या उद्विकासीय सिद्धांत बोलते हैं। जिसको हम इवोल्यूशनरी थ्योरी बोलते हैं। इसके प्रमुख प्रवर्तक जो हैं वह बैकोफेन, लुइस मॉर्गन, वैसे और भी कई लोग हैं जैसे मैक्लेलन, टाइलर, स्पेंसर आदि। बैकोफेन ने इसको एक स्टेजेस द्वारा एक सीरीज में या क्रम में इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने कहा सबसे पहले कि आदिम काल जो था उसमें परिवार जीवन बहुत ही ढीला डाला और यौन संबंध स्थापित करने का कोई निश्चित नियम नहीं था। पारिवारिक संबंधों में माता पिता संतान का संबंध ही, वैसे अब अगर हम आज बात करते हैं तो परिवार में किन किन के संबंध होते हैं? माता पिता, बच्चे, माँ और पिता दोनों का बच्चों के साथ, और वहाँ पर किसका होता था? माता का संतान का संबंध, बिकॉज वो ही जो है चाइल्ड बियरिंग का काम नेचर ने स्त्री को दिया है। तो जो माता का जो संतान का संबंध होता था वही एकमात्र स्थायी संबंध होता था, क्योंकि बच्चे को बड़ा करना, उसको जब तक कि वो अपनी सारी नीड्स को अपने आप पूरा नहीं करता तब तक कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है विमेन पे होती थी और निश्चित संबंध था। इस स्तर में बच्चे अपनी माँ से ही विशेष रूप से संबंधित थे। अपने वास्तविक पिता के संबंध में उन्हें कोई जानकारी या ज्ञान नहीं होता था। वे समूह के सभी पुरुष सदस्यों से सामान्य रक्षा और भोजन प्राप्त करते थे। यही परिवार की सबसे प्रारंभिक अवस्था रही थी कि जो उस समूह में जितने भी पुरुष होते थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि जो बच्चे हैं उनकी इकोनॉमिक नीड्स को, या हम ये कहें जो और भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति करें। इसके बाद जो स्टेज आई है वह परिवार का एक वह स्वरूप है जिसमें लोगों को जीवित रहने के लिए प्रकृति से बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता था और जीवित रहने के साधन भी अत्यधिक कम थे। इस संघर्षपूर्ण जीवन से मोर्चा लेने के लिए लड़कियां बिल्कुल अयोग्य थीं। इस कारण वे समाज के लिए एक प्रकार का, ये हम कह सकते हैं हालांकि बहुत रॉन्गली है क्योंकि नेचर ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो है स्त्रियों को दी, बट कुछ कारणवश जो है उनको बोझा समझा जाता था, इसलिए कन्याओं को मार डालने की प्रथा शुरू हुई, फीमेल इन्फेंटिसाइड, जिसके फलस्वरूप समाज में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक हो गई और इसी वजह से बहुपति विवाह की प्रथा का जन्म हुआ। थर्ड स्टेज जो है उन्होंने कहा कि पहली स्टेज क्या थी? यौन साम्यवाद। दूसरी स्टेज क्या हुई? पॉलीएंड्री की। और थर्ड स्टेज जो है कि जीवित रहने की साधन की पूर्ति, बट
बढ़ने के साथ साथ उक्त प्रथा जो है धीरे धीरे अंत हुआ और जब मानव समाज कृषि स्तर पर आया तब वो उल्टी धारा में बहने लगी। कृषि कार्य के लिए परिवार को अधिकाधिक श्रम शक्ति की आवश्यकता होती थी। इसके लिए स्त्रियों को ही सबसे उत्तम समझा गया। केवल खाने पहनने और रहने को छोड़कर 24 घंटे के लिए स्थायी श्रमिक स्त्रियों के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता था। इसलिए उन्होंने प्रत्येक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करके अपने परिवार की श्रम शक्ति बढ़ाने लगा और यही स्त्रियां बाद में पुरुष के ऐशो आराम का साधन बन गई और सामाजिक प्रतिष्ठा का भी एक प्रतीक बन गई। कृषि के माध्यम से खाद्य सामग्री की पूर्ति बढ़ने के कारण पुरुषों के लिए एक से अधिक पत्नियां रखना सरल हो गया और बहुपति विवाह की जगह अब जो है बहुपत्नी विवाह की प्रथा ने जन्म लिया। ये जो है तीसरी अवस्था है बहुपत्नी सिस्टम, जिसमें वाइफ जो है मोर देन वन वुमेन होती थी। अब चौथी स्टेज जो है वह ऐसी आई कि विकास के साथ साथ, देखिए पहली स्टेज थी हंटिंग, या हम ये कहें इतना ग्रुप में हंटिंग नहीं होती थी। फिर बाद में समूह में जो है हंटिंग स्टेज या स्टोन स्टेज चालू हुआ और बाद में जो है कृषि आधारित या हम ये कहें एग्रीकल्चर स्टेज हुआ, जिसमें बहुपत्नी विवाह की जो है प्रथा शुरू हुई। सभ्यता के विकास के साथ साथ नैतिक विचारों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। साथ ही समानता का विचार पनपा और स्त्रियों ने अपने समान अधिकारों और सामाजिक न्याय की मांग करी। इन सब के फलस्वरूप अनंत, या हम ये कहें एक आइडियल फॉर्म या लास्टली अंत में एक विवाह या मोनोगैमी की प्रथा ने जन्म लिया और यही परिवार का आज एक आधुनिक स्वरूप या आइडियल फॉर्म ऑफ मैरिज है। लुइस मॉर्गन ने जो कहा है वह क्या कहा कि परिवार के उद्विकास के विभिन्न 5 स्तर 5 स्टेजेस मॉर्गन के अनुसार जो है, पहले हमने बात बताई थी बेकोफेन की, अब हम बात बता रहे हैं लुइस मॉर्गन की। तो लुइस मॉर्गन ने जो है वह लगभग 5 स्टेजेस बताए और 5 स्टेजेस में उन्होंने कहा पहली स्टेज थी वह रक्त संबंधी परिवार। इसको हम कल अपने लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।